हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम अब जो है 2016 का पेपर जब हमने लास्ट किया है ना, फिर 2017 का पेपर हमने किया। तो 2017 का पेपर जब हम कर रहे हैं उसमें हमने पार्ट ए और बी पर दोनों पर हमने विचार विमर्श किया, उनके उत्तरों को हमने देखा, उनके आंसर हमने देखे और उनके आंसर देखने से हमें ज्ञात हो गया कि किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी इस बात से भी परिचित हैं कि हमने जब मास्टर कैडर दिया है ना, कुछ लोगों ने जैसे कि कम वैकेंसीज थी तो जो उनका नंबर नहीं आ सका, तब उन्होंने फिर 2020 का जो हमारा मास्टर कैडर हुआ वो दिया, 17 का दिया, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमसे क्या है, जो क्वेश्चन है वो जो है रिपीट हो रहे हैं, बार बार वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन भी जो है हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो एक तो हमारा वो कवर हो जाता है कि हमें पता चल चुका है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, और दूसरा हमें यह भी पता लग जाता है कि किस प्रकार से आगामी जो परीक्षा होने वाली है मास्टर कैडर की, उसमें किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है इन सब पर विचार विमर्श करते हुए आज पार्ट सी कर रहे हैं 2017 का पेपर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपने जब ये पहले पार्ट ए बी और 2016 का पार्ट ए बी सी हमने जब किया है तो आपने बखूबी रूप में जो है जानकारी हासिल की होगी। आपको बखूबी रूप में इस बात बारे में मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमें तैयार करने चाहिए मास्टर कैडर के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है पार्ट सी करने जा रहे हैं। प्रीवियस पेपर है हमारा 2017 का, ठीक है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं प्रारंभ करेंगे 101 से लेकर 150 तक का। ठीक है, तो आओ हम इनको देखते हैं। इससे पहले साथियों, आप जो है हमसे मास्टर कैडर साइंस केमिस्ट्री और मास्टर कैडर साइंस फिजिक्स की आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है वक्त वक्त जो हमारे अलग अलग विषय हैं, है ना, जैसे कि पंजाबी है, हिंदी है, मैथ है, मास्टर कैडर और इंग्लिश है, तो आप जिससे भी संबंधित हैं, आप जिस विषय से भी संबंधित हैं, तो उसके लिए भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है हम आपके लिए जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासें आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जब आपको विषय करवाए जाए, अगर उसी विषय से आपको कुछ प्रश्न जो बनकर आपके सामने आए या हम उसे करवाएं, उस पर विचार विमर्श करें, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बखूबी हो जाती है और आपको यह भी पता जो है चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न जो प्रीवियस आए हैं तो उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब हमें यह मालूम पड़ जाता है कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे ही ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप जो है स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो हम आगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा हिंदी मास्टर कैडर से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं 2017 का पेपर। ठीक है, तो सोरठा छंद वहां होता है जहां, सोरठा छंद वहां होता है जहां, तो कहां होता है? ए, सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं। सी, सम चरणों में 11 मात्राएं और विषम चरणों में 13 मात्राएं ही। और डी, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 15 मात्राएं हो। तो इस प्रकार से हमने सोठा छंद को देखना है। तो ये जो विशेषता है हमें ए आंसर में देखने को मिलती है। ठीक है, ए जो हमारे पास है, ए विकल्प, उसमें हमें देखने को मिलता है कि सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है, वहां सोरठा छंद कहलाता है, यानी कि वहां सोरठा छंद होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, लिरिक लिरिक पोएटी के लिए हिंदी में रूढ़ प्रयोग है। लिरिक पोएटी के लिए हिंदी में रूढ़ उपयोग है। तो मान लीजिए कि लिरिक जो पोएटी है उसको हिंदी में किस नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है? ए, कला काव्य, बी, लयात्मक काव्य, सी, छंदोबद्ध कविता, डी, गीति काव्य।
तो इसके लिए लिरिक पोइट्री के लिए हिंदी में जरूर उपयोग है वो है गीति काव्य। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गीति काव्य जो होता है उसमें लय तुक, ठीक है, लय तुक इस सब का जो है सामंजस्य होता है, संगीतात्मकता होती है। जो गीति काव्य है वो गाए जा सकने वाला होता है। तो ये सब जो है गीति काव्य की विशेषताएं हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि लिरिक पोइट्री के लिए हिंदी में जो रूढ़ प्रयोग है वो गीति काव्य है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी? समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी है? तो ए में है हमारे पास छायावादी युग, बी भारतेंदु युग, सी साठोत्री युग, डी द्विवेदी युग। तो समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी है? तो समस्या पूर्ति हम सबको मालूम है कि भारतेंदु युग जो है भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 तक था। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो है समस्या पूर्ति देखने को मिलती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है कि भारतेंदु युग, तो 1850 से 1900 तक जो है समय वो भारतेंदु युग है और इसमें समस्या पूर्ति जो है वो हमें विशेषता देखने को मिलती है। साथ ही साथ हास्य व्यंग भी हमें देखने को मिलता है यहां पर, है ना। तो राष्ट्र भावना भी थी इसमें। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। श्रृंगारिकता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? श्रृंगारिकता, तो श्रृंगारिकता जो है वो किस काल की प्रमुख पद्धति जो है प्रवृत्ति मानी जाती है? प्रवृत्ति यानी कि विशेषता, ठीक है। तो ए पूर्व मध्य काल, बी रीति काल, बी रीति काल, सी प्रगतिवाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगारिकता बिल्कुल जो सटीक जो प्रवृत्ति है वो हमें मालूम है कि ये जो प्रवृत्ति है ये रीतिकाल की है। तो रीतिकालीन जो काव्य है वो श्रृंगारिकता से परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, क्योंकि जो राजाओं थे, जो आश्रयदाता थे, वो अपने राजाओं को रिझाने के लिए श्रृंगारिकता रूप जो है काव्य अधिक करते थे, उनको वीर दिखाते थे, साथ ही साथ श्रृंगारिकता वर्ण अधिक करते थे क्योंकि वो अपने राजाओं को रिझाना चाहते थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है श्रृंगारिकता। ठलुआ कलब के निबंधकार हैं। ठलुआ कलब, तो ठलुआ कलब के निबंधकार कौन है? ए शांति प्रिय द्विवेदी और बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी बाबू गुलाब राय, डी बेचन शर्मा उग्र, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ठलुआ कलब के निबंधकार है बाबू गुलाब राय। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठलुआ कलब के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। स्वांग निरूपण कवि है। स्वांग निरूपण कवि कौन है इनमें से? तो ए पद्माकर है, बी मतीराम, सी तोष, डी सोमनाथ। तो स्वांग निरूपण कवि है, तो स्वांग निपुण जो कवि माने गए हैं वो है सोमनाथ। सोमनाथ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि स्वांग निरूपण कवि है सोमनाथ। तो बी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नीति और आदर्श किस काल युग की प्रवृत्ति है? नीति और आदर्श किस काल या युग की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति मानी जाती है? तो ए में हमारे पास है भारतेंदु युग, ठीक है। बी में है छायावादी युग, सी द्विवेदी युगीन या डी छायावदोत्तर कालीन। तो नीति और आदर्श किस काल या युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो यह सबको मालूम है कि सी ऑप्शन हमारे पास है द्विवेदी युगीन। तो द्विवेदी युगीन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, जिसकी कालावधि जो है वो 1900 से 1920 तक है, ठीक है। तो 1900 से 1920 तक है, जो कि नीति और आदर्श की काल युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। साथ साथ इसमें सामाजिकता
सामाजिकता की भावना, राष्ट्रीयता, नारी की गरिमा, इतिवृत्तात्मकता, आदि बहुत सी जो है इसकी काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, द्विवेदी युगीन यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलते हैं जी आगे। करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। उदाहरण में कौन सा छंद है? तो अब हमने बताना है कि उदाहरण में कौन सा छंद है। ए कवित है, बी दोहा, सी उलाला या डी रोला। तो कर्त कर अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, तो ये इसमें कौन सा है? तो दोहा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि दोहा जो है इस छंद में पाया गया है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बी। दोहा और रोला मिलाकर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला मिलाकर, तो दोहा रोला जब मिल जाते हैं तो कौन सा छंद बनता है? ए कुंडलियां, बी कवित, सी छप्पय, डी चौपाई। जब दोहा और रोला दोनों के दोनों जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं कुंडलिया छंद। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि दोहा और रोला मिलाकर छंद बनता है कुंडलिया छंद। एक्सट्रैक्टिव की हिंदी है, एक्सट्रैक्टिव की हिंदी क्या है? ठीक है, प्रबंधक, बी अधीक्षक, सी अधिशासी, डी अभियंता। तो क्या माना जाता है? अधिशासी। बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी गोरखनाथ, डी मधुकर कवि। तो मैथिल कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध है आप सभी को मालूम है वो हमारे हैं विद्यापति। तो विद्यापति जी जो हैं उनकी पदावली जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पदावली जो कि मैथिल भाषा में है, मैथिली भाषा में है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में है और जो है इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं वो अवाहट में है। ठीक है, वो दोनों की दोनों रचनाएं जो है इनकी अवाहट में है। इसी के साथ इन्हें जो है अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, ठीक है, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर आदि इन्हें कहा जाता है। और ये क्या है? शैव मतनुयायी है, शैव मत को मानने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है कृष्ण काव्य का जो विषय है सबसे पहले इन्होंने ही बनाया, कृष्ण को काव्य का विषय। विद्यापति ने ही बनाया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य है। ठीक है, कि विद्यापति ने बनाने का जो इन्हें दिया जाता है। साथ ही साथ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्या है? जो इनकी रचना है कीर्ति लता, है ना, कीर्ति लता, कीर्ति लता को भृंग, भृंगी संवाद कहा है इन्होंने, भृंगी संवाद कहा है इन्होंने। ठीक है, भृंगी संवाद कहकर इन्होंने पुकारा है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है विद्यापति। तो ये विद्यापति के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो आपसे मैंने साझी की है, जो आपसे हमने शेयर की है। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखेगा, ये जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, ये जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? ए 80 वर्ष, बी 57 वर्ष,
सी 60 वर्ष, डी 64 वर्ष। तो क्या कौन सा बनता है? 57 वर्ष के जोड़ने पर। आलावर संतों की संख्या कितनी है? आलावर संत जो थे उनकी संख्या कितनी है? ए 16, बी 9, सी 8, डी 12। तो 12 आलावर संतों की संख्या मानी जाती है। आलवार जो है तमिल शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानवान पुरुष, जिसका जो है अर्थ ज्ञानवान पुरुष है। और ये वैष्णव भक्त हैं। क्या है ये? वैष्णव भक्त माने जाते हैं। आलवार शब्द जो है इसका अर्थ है ज्ञानवान पुरुष, वैष्णव भक्त माने जाते हैं। साथ ही साथ इनके पदों का संकलन जो है रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंध नाम से किया। दिव्य प्रबंध नाम से जो है किया है, जिसमें कि 4000 पद हैं। जिसमें क्या है? 4000 पद हैं। और इसमें क्या है? एक स्त्री है, आलवार एक स्त्री है, अडाल। ठीक है, उसका नाम क्या है? अडाल। तो काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 12 आंसर हमारा डी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला को एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं? ठीक है, ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी आखिरी कलाम, डी अखरावट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जिसमें देवनागरी माला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? तो वो है हमारे पास अखरावट। ठीक है, तो वो है हमारे पास अखरावट। और जो है अखरावट के अंतर्गत क्या आता है कि आता है चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है सबसे अधिक। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जायसी का जो है अखरावट, उसमें देवनागरी वर्णमाला को एक एक अक्षर के लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्ण रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो ए उत्तरकांड, बी सुंदरकांड, सी कशनिद्धा कांड, डी लंका कांड। तो तुलसीदास ने जो कलियुग का वर्ण जो रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो आप सभी को मालूम है वो किया है उत्तरकांड। ठीक है, रामचरितमानस 1574। ठीक है, रामचरितमानस 1574 में, और 7 कांड है इसमें। ठीक है, 7 कांड है। उत्तर कांड में कलिकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? भाषा इसकी अवधी है। अवधी भाषा में ये रचित माना जाता है, अवधी भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तुलसीदास जी का। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? ए राजा शिव प्रसाद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी लल्लू लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से है वो? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है उनके नाम के साथ जो सितारे हिंद लगता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? मनुष्य ही
साहित्य का लक्ष्य है किसका कथन है? ये कथन किसका माना जाता है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य शुक्ल। तो किसका माना जाता है? ये बिल्कुल सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आचार्य शुक्ल के विरोधी हैं। ठीक है, द्विवेदी जी जो है एक ललित निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदि इन्होंने लिखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि जो सी ऑप्शन है आचार्य हजारी। अगला जो हमारा प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी गोदान या डी गबन। तो गोबर जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है गोदान। ठीक है, गोदान का जो ये पात्र माना जाता है, तो जो गोबर है वो होरी मुख्य पात्र है। होरी, होरी का पुत्र है गोबर। और जो होरी की पत्नी है, ठीक है, वो है धनिया। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा जो गोदान है, ये क्रिश्चियन जो की बेबसी पर, एक किसान की बेबसी पर है ना, और कृषक की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं उस पर है। तो किस प्रकार से लोग जो है उनका जो है जमींदार उनका जो है शोषण करते हैं। तो इस प्रकार जो है गोदान जो है कृषक वर्ग का महाकाव्य माना गया है। गोदान कृषक वर्ग का महाकाव्य माना गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जी का ये बहुत चर्चित उपन्यास है। कमायनी के कुल कितने सरग माने जाते हैं? तो कमायनी जो है उसमें कितने सरग है? ए 12, बी 15, सी 13 या डी 9। तो कमायनी के जो सरग हैं वो आप सभी को मालूम है कि कमायनी के सरग 15 हैं, और 15 सरग में कमायनी जो है वो विभाजित है, या 15 सरग इसके हैं। तो कमायनी में क्या है, में 15 सरग हैं। अंतिम सरग कौन सा है? आनंदवाद। आनंद सरग जो है वो अंतिम सरग है। और कमायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना। आनंदवाद की स्थापना। साथ ही साथ इसमें क्या है, मनु जो है वो मन का प्रतीक है। ठीक है, और मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। और मनु, श्रद्धा और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा कौन है? बुद्धि। ठीक है, कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। तो इसी के साथ आकुली किरात जो है वो आसुरी शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कमायनी। कमायनी जो है लेखन की जो हम कह सकते हैं कि जो प्रेरणा मिली वो शतपथ ब्राह्मण से मिली।
ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि कामायनी के कुल कितने सरग हैं, तो 15 सरग हैं। निम्नलिखित में से मुक्ति बोध की रचना है। अब हमने बताना है कि मुक्ति बोध की इनमें से रचना कौन सी मानी गई है। अनुभव के आकाश में चांद, बी मुझे चांद चाहिए, सी नीला चांद, या डी चांद का मुंह टेढ़ा है। तो निम्नलिखित में से मुक्ति बोध की रचना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। ये रचना जो है मुक्ति बोध की मानी जाती है। तो इसके अलावा भूरी भूरी खाक धूल, भूरी 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 खाक धूल प्रसिद्ध कविताएं इनकी जो है वो हमारे पास है। प्रसिद्ध कविताएं जो है वो है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में। और इसके साथ ही साथ जो ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ठीक है, भूल गलती, भूल गलती, और जो है इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनको इंद्रिय बोध का कवि और जो है भयानक खबरों का कवि भी कहा जाता है। भयानक खबरों का कवि और इंद्रिय तीव्र इंद्रिय बोध का कवि और फैंटेंसी कवि भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तुम बहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, किसकी पंक्तियां हैं। ए नागार्जुन, बी धूमिल, सी पंत, या डी निराला। तो ये पंक्तियां किसकी मानी गई है, ये मानी गई है पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत इनका पूर्ण नाम है और ये जो है छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हैं पंत जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सचिवालय शब्द है, तो सचिवालय शब्द क्या है। ए यौगिक, बी योगरूढ़, सी रूढ़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सचिवालय क्या है, यौगिक। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यौगिक है। रेडिएशन के लिए हिंदी शब्द है, तो ए जड़त्व, बी विषम जातीय, सी रेडियो की तरंगे, और डी विकिरण। तो रेडिएशन के लिए हमारे पास जो शब्द हिंदी में है वो है विकिरण। तो बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। वायोस्फीयर की हिंदी है, ठीक है, वायोस्फीयर की हिंदी है। ए सौरमंडल, बी जीवमंडल, सी वायुमंडल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है जीवमंडल बिल्कुल राइट आंसर है। एंटीबायोटिक हिंदी है, एंटीबायोटिक की हिंदी क्या है। तो ए नाभिक, बी प्रतिजैविक, सी प्रतिध्वनि, डी प्रेरण। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक जो हिंदी है वो है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसी के साथ साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है कि जो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने अपना जो है नाम टाइप करना है, फिर अपने पेपर यानी कि जिस पेपर की आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही, उस पेपर जैसे कि मास्टर कैडर हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, एसएससी या कोई भी आपका जो विषय है वो आपने टाइप करना है। सिटी यानी कि जिस शहर से आप संबंध रखते हैं, अगर आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर जेंडर मेल या फीमेल आपने सब टाइप कर लेना है और तत्पश्चात आपने जो है स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप बड़े ही आसानी के साथ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आप जो है इंग्लिश मास्टर कैडर से संबंधित हैं, पंजाबी मास्टर कैडर से हैं, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी लेक्चरर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट पीटीआई हिंदी मास्टर कैडर के लिए आप हमें जो है
नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप किसी जानकारी आप कोई हासिल करना चाहते हैं तब भी आप हमें इन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपके बिल्कुल कोर्स के लिए, आपकी ऑनलाइन कोचिंग के लिए, आपकी तैयारी के लिए हम जो है आपके लिए लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रखेंगे। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करवाई जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सके। इसी के साथ साथियों आप हमें जो है पीएस टेट 1 सेकेंड ईटीटी सेकेंड पेपर के लिए, एनटीटी मास्टर कैडर मिस्टर के लिए, मास्टर मिस्टर के लिए, और कैडर पीटीआई पी ट्रिपल एस बी, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हमें जो है नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपना किसी भी प्रकार की आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप जो है घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी की हिंदी है। तो कॉस्मोलॉजी की हिंदी क्या है? ए प्राणी विज्ञान, बी ब्रह्मांड विज्ञान, सी ध्वनि विज्ञान या डी सौंदर्य विज्ञान। तो कॉस्मोलॉजी की जो हमें हिंदी है पूर्ण रूप में वो देखनी है तो क्या है? तो वो हमारे पास है ब्रह्मांड विज्ञान। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मृतिका शब्द का तद्भव है। तो मृतिका शब्द का तद्भव क्या है? ए मृत्यु, बी मक्खी, सी मिट्टी या डी मृतक। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी मिट्टी। तो सी मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर है। मृतिका का शब्द तद्भव है मिट्टी। टेक्नोलॉजी के लिए हिंदी शब्द क्या है? ठीक है, टेक्नोलॉजी, ए प्रचलन, बी उत्पाद, सी प्रतियोगी और डी यांत्रिकता। तो टेक्नोलॉजी के लिए सब जो सटीक हिंदी है, जो शुद्ध हिंदी है वो क्या है? वो हमारे पास है सी प्रतियोगी। एलिजिबिलिटी के लिए हिंदी शब्द है तो ए पात्रता, बी दावेदार, सी उपक्रम, डी एकाधिकार। तो एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ए है। ठीक है, पात्रता। बिना, सिवा, सामान्य, तुल्य, सरीखा, जैसा, उपेक्षा इत्यादि शब्द है। क्या है? बिना, सिवा, समान, तुल्य, सरीखा, जैसा। तो क्या है ये सब? आप सभी को मालूम है ये बिना, सिवा, समान, तुल्य, सरीखा, जैसा, उपेक्षा हम जब शब्द लगाते हैं अपने वाक्य के अंदर तो ये क्या कार्य करते हैं? ए द्रव्यवाचक है, बी समुदायवाचक है, सी समुच्चयवाचक है या डी संबंधवाचक है। तो क्या है? संबंधवाचक है। आप कहते हैं ना कि उसके बिना, उसके सिवा, तो कहीं ना कहीं ये वाक्य को जोड़ते हैं, संबंधवाचक है, संबंध स्थापित करते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ विभक्तियां लगे और धातुओं के साथ क्रिया प्रत्यय लगे तो उन्हें क्या कहा जाता है? ए पद, बी धातु, सी द्विरुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है जी उन्हें? तो उनमें कहा जाता है पद। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वाक्य में क्रिया का कर्ता से, सर्वनाम का संज्ञा से, संबंध का संबंधी से तथा विशेषण का विशेषण संबंध कहलाता है। तो ये आपने बिल्कुल बखूबी रूप में देखा है। तो ये क्या कहलाता है? तो ए अव्यय, ठीक है, बी अनव्यय, सी योजक, डी शब्द बोध। तो क्या कहलाता है? अनव्यय। ठीक है, वाक्य में क्रिया का कर्ता से संबंध, सर्वनाम का संज्ञा से, संबंध का संबंधी से, तो विशेषण का विशेष्य संबंध जो है वो अनव्यय कहलाता है। प्राण तत्व के आधार पर तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? अ घोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। तो क्या कहलाता है? महाप्राण, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ग जो है, ठीक है, तो वो महाप्राण कहलाता है क्योंकि उसको बोलने पर प्राणवायु अधिक लगती है, अधिक कठिनाई का हमें सामना करना पड़ता है, बोलते वक्त हमें जो है बिल्कुल अधिक समय लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, महाप्राण। लिपि के चिन्हों को सार्थक क्रम और विन्यास से लिखना क्या कहलाता है? ए विशिष्ट वर्ण, बी वर्णमाला, सी वर्तनी या लिप्यंतरण। तो क्या कहलाता है हमारा? सी वर्तनी। मानक हिंदी में प्रसर्ग संख्या के किस प्रकार लिखे जाते हैं? मानक हिंदी में प्रसर्ग संज्ञा के किस प्रकार लिखे जाते हैं? ए सटाकर, बी अलग, सी जोड़कर, डी मिलाकर। तो क्या किस तरह लिखे जाते हैं? अलग कर कर। मानक हिंदी में प्रसर्ग जो होते हैं वो संज्ञा के किस प्रकार से लिखे जाते हैं? अलग कर कर।
स्त्रीलिंग संबोधन में संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे शकुंतले, सीते, राधिके आदि शब्द मानक हिंदी में है। ए मान्य है, बी अमान्य है, सी अति प्रचलित है, डी गद्य में मान्य है। तो क्या है इसका सही आंसर? अमान्य है। निम्नलिखित में से मानक वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मानक वर्तनी वाला शब्द हमने अब देखना है कि वह कौन सा है। ए 77, बी 70, सी 70, ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं, तो है 77, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द मानक वर्तनी वाला है? तो कौन सा शब्द जो है मानक वर्तनी वाला है? 28, बी 28, सी 28, डी 28। तो कौन सा शब्द जो है मानक वर्तनी वाला है? तो कौन सा शब्द जो है मानक वर्तनी वाला माना गया है? तो वो माना गया है हमारा डी ऑप्शन 28, ठीक है 28। स्वर रहित र के बाद यदि कोई अन्य स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो र का होता है। तो ये यहां पर आपको मैं ये बतला दूं कि यहां पर जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल ऐसे ही एग्जिट दिए गए थे, तो वहां जो है थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन पेपर में, तो इस प्रकार से आपको यही इस प्रकार से देखने को मिला है। ठीक है, तो हम इसको मिस भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको बताया जाए कि क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही था। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल आंसर जो है सही बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए कर्नल टॉड, बी एडविन ग्रिब्स, सी एफ ई के, डी कामिल वुल्के। ठीक है, वुल्के। तो 140 का आंसर है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। जो सही आंसर है वो है हमारा एडविन ग्रिब्स। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्राइस्ट के 4 सहायकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ए राम प्रसाद निरंजनी, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल जी, डी ईशा अल्लाह खां। तो कौन नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी। तो ये तीनों के तीनों तो सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, है ना? तो ये तीनों के तीनों थे, लेकिन राम प्रसाद निरंजनी नहीं थे। केवल मनोरंजन कवि का ना कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। ये काफी प्रचलित पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद त्रिवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये हमारे पास है मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रामनाथ लाल सुमन ने, व्योगी हरि, मुकुटधर पांडे, केशव प्रसाद मिश्र। तो कौन है छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले? वो है मुकुटधर पांडे। पसीने से पैदा होने के लिए एक शब्द है। ए भार्गव, बी स्वदेश, ठीक है स्वदेशज, स्वदेज, और सी मलयज, डी कायक। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्वदेज, स्वदेज, पसीने से पैदा होने वाला स्वदेज। डायरी के लिए स्वीकृत हिंदी शब्द है। ए दिनचर्या, बी रोजमर्रा, सी दिनदी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा है वो है सी ऑप्शन, दिन की। हिंदी की किस पत्रिका ने डायरी विषय प्रकाशित किया? ए लहर, बी सम्मेलन, सी ब्राह्मण, डी पूर्वग्रह। तो हिंदी की कौन सी पत्रिका जिसने डायरी विषयांक प्रकाशित किया था? तो वो है लहर। लहर जो पत्रिका है इसने डायरी विषयांक प्रकाशित किया था। दशरथ सुत तिनलुक बखाना राम नाम का मरम है आना पंक्तियां किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो ये पंक्तियां जो है ए दृष्टदेव की है, केशव, तुलसीदास, कबीर, कबीर की पंक्तियां मानी गई हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपाय रहने दो हे देव, अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। तो ये किसका है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी तारा पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। तो किसका है ये? महादेवी वर्मा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
महादेवी वर्मा। सहज उद्वेग नवोन्मेषवाणी सद्य स्फुरित स्वच्छता आडंबर किसकी विशेषताएं, अनाडंबर किसकी विशेषताएं हैं? ए खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी गीति काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी का सही आंसर है सी ऑप्शन गीति काव्य, जिसमें सहज उद्वेग है, नवोन्मेष है, सद्य स्फूर्ति है, सब क्षमता है, अनाडंबर है। तो ये विशेषता गीति काव्य की है। गुरु नानक देव जी के पद संकलित है? ए दसम ग्रंथ में, बी गुरु ग्रंथ साहिब में, सी जपुजी साहिब में, या डी आशा दीवार में? तो गुरु नानक देव जी के जो पद संकलित हैं वो किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमें हमारी जो अधिक से अधिक हमारा जो लेक्चर है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा लेक्चर को अधिक से अधिक, और जो है अधिक से अधिक जो है लेक्चर को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके मित्रगण भी आप जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, इसी के साथ साथियों मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आशा करता हूं आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। ठीक है, और इससे आपको काफी जो है सहायता मिलेगी, अगला हमारा मास्टर कैडर जो होने वाला उसकी तैयारी के लिए, उसको जो है प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत अच्छा जो है इसके जानकारी मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आगे जो है आगामी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।